प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी बात शुरू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने प्रेमचंद की सभी कहानियों के बारे में कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, ये जानते हुए कि आपने पढ़ा हुआ, फिर भी एक चर्चा कर रही थी। अगर वो चर्चा आपको फायदेमंद लगी होगी तो हम एक दुनिया समानांतर में भी ऐसा कर सकते हैं कि एक बार जल्दी जल्दी सारी कहानियों का जिक्र कर दिया, ताकि अगर कोई, जैसे एक दुनिया समानांतर में ये भी इशू होएगा कि कुछ कहानियों में पढ़ तो ली लेकिन एग्जैक्टली सेंस क्या वो नहीं समझ में आ रही है, तो फिर हम उसको हल्का हल्का ब्रीफ कर लेंगे कि इसकी सेंस क्या है, क्या कहने की इच्छा लेखक की है। अब हम पेपर 2 में ठीक से प्रवेश कर चुके हैं और आज हम प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां जो पुस्तक है, सबसे पहले नोट करेंगे कि इससे क्या क्या सवाल आ सकते हैं। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, तो हेडिंग बनाइए संभावित प्रश्न, और अगले 2 दिन में आज और कल में सारे प्रश्नों को समाप्त करेंगे। पहला प्रश्न, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों पर विचार करें। इसमें मैं जो नाम लिखवा रहा हूं उसमें से कोई एक कहानी हो सकता है प्रश्न में आ जाए, कोई एक। नीचे नाम लिखिए, कफन, नंबर 2 सदगति, नंबर 3 ईदगाह, नंबर 4 पूस की रात, ठीक है। इन 4 के सामने बनाइए 3-3 सितारे, यानी इनसे प्रश्न आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसके बाद अगली लाइन में लिखिए शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, अलग योझा, दूध का दाम। इन सब के सामने बनाइए 2 सितारे। 2 सितारे का मतलब क्या होता है? प्रश्न आएगा ही आएगा या मतलब कम चांसेस है, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद नीचे लिखिए शेष कहानियां 1 सितारा। शेष कहानियां, ये कहानी का नाम नहीं है, शेष कहानियां आगे लिखिए 1 सितारा। इसका मतलब भूले भटके कोई आ जाए तो आ जाए। देखिए पेपर सेटर 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है बहुत सहज व्यक्ति, उसका मन करता है कि सारे लोग खुश रहें दुनिया में, जब उसको पेपर सेट करो तो इतना आसान बनाओ कि बच्चे देख के मस्त हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। कुछ हो गया सामान्य कि भाई परीक्षा है तो बहुत आसान नहीं देना चाहिए, बहुत मुश्किल देना चाहिए, ठीक देना चाहिए। और कुछ हैं जो अपने जीवन से थके हारे, कुंठित, महाकुंठित, खुंद की किस्म के लोग होते हैं। ये वो हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, खुद IAS नहीं बन पाए थे और अब संयोग से पेपर सेट करने की स्थिति में आ रहे हैं। ऐसे लोग इंटरव्यू बोर्ड में ही पाए जाते हैं कभी कभी, और पेपर सेटिंग में भी। उनका एक ही क्राइटेरिया होता है कि ऐसा क्या पूछूं जो कोई ना बता पाए। ऐसे लोग कम हैं लेकिन हैं दुनिया में। अगर पेपर उसके पास चला गया सेट होने के लिए, तो किताब उठाएगा, देखेगा कौन सी कहानी नहीं पढ़ी होगी बच्चों ने, फिर वो कहानी में इस भाव से ढूंढ लेगा कि जिस पर सबसे कम तैयारी की होगी, तो रानी सारंधा की संवेदना और शिल्प पर विचार करें। यस, तो आपको क्या करना है, आपको सारी कहानियां पता ही हैं, कोई भी पूछ लो, पूछ पटपट पूछो तो मुस्कुरा के बोलना कि आपने कोशिश तो काफी की, पर अफसोस है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको हमारे बारे में अंदाजा नहीं।
ठीक है, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण ज्यादा पढ़ लिया, कम महत्वपूर्ण कम पढ़ा, जो एकदम कम महत्वपूर्ण है हल्का सा देख लीजिए बस, कि पेपर छोड़ना ना पड़े। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 में लिखिए, आपकी राय में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां संकलन की, आपकी राय में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां संकलन की कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ है? आपकी राय में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां संकलन की कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ है और क्यों? और क्यों? इसके सामने बनाइए 4 सितारे। 4 देखते आप समझ गए होंगे पेपर लीक होने वाला है सबको। अगला, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को, अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को गहराई से छुआ है। अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को गहराई से छुआ है, पूर्ण विराम, विचार करने। इसके सामने आप बना सकते हैं 3 सितारे। ठीक, अगला, आधुनिक विमर्शों के आलोक में, आधुनिक विमर्शों, विमर्श एक शब्द है, आजकल अंग्रेजी में एक शब्द चलता है डिस्कोर्स, उसका हिंदी अनुवाद चलता है विमर्श। आधुनिक विमर्शों के आलोक में प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करें। आधुनिक विमर्शों के आलोक में प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करें। ये प्रश्न एक बार आ गया है यूपीएससी में, तो आप इससे सामने भी 3 सितारे बना लीजिए। अगला, प्रेमचंद की कहानी कला पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। संक्षिप्त निबंध लिखिए। चार सितारे। अगला, प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। इस कथन पर विचार करते हुए बताएं, इस कथन पर विचार करते हुए बताएं कि प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का प्रयोग प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का प्रयोग किस तरह जैनेंद्र एक व्यक्ति थे, जैनेंद्र व अन्य मनोवैज्ञानिक कहानीकारों से अलग किया है। जैनेंद्र व अन्य मनोवैज्ञानिक कहानीकारों से अलग किया है। ठीक है, इस पर 3 सितारे बना लीजिए। तो मेरे ख्याल से इतने प्रश्न कर लेंगे तो प्रेमचंद की पूरी पुस्तक आपकी रेंज में है। उसके बाद हम देखेंगे आज तक क्या क्या सवाल आए, कोई इससे बच रहा है या नहीं बच रहा है, वो भी देखेंगे। तो क्योंकि पेपर 2 में आप पहली बार किसी प्रश्न पे आ रहे हैं, तो
तो थोड़ा सा उस तरीके से बढ़ेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि हम कितनी भी कोशिश कर लें 100% प्रश्न पत्र एज इट इज आपको मिलेगा एक निश्चित नहीं है, लगभग सारा मिल जाएगा। तो दो तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि हम हर प्रश्न का उत्तर लिख लें, याद कर लें। उससे अच्छा तरीका जो हम कोशिश करते हैं डेवलप करने की वो ये कि जितनी तरह के प्रश्न हो सकते हैं उन सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं उसके टूल्स डेवलप कर लें। ठीक है, इससे ये होगा कि जब भी किसी तरह का प्रश्न आएगा आपको पहले से पता है कि कंसेप्ट क्या है और कैसे उसको डील करना है। तो यदि आप इस बात से संतुष्ट हों तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उत्तर मैं लिखवाऊं नहीं, बल्कि आपको लिखने के लिए प्रेरित करूं और गाइड करता जरूर कैसे लिखना है। शुरुआत में जरूर आपको मैं क्या बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं ना, प्रेम में लेके चलूंगा, ऐसे करके धीरे धीरे फिर उंगली पकड़ के चल, ऐसा लिखना है, डरना एकदम। लेकिन साहित्य की दुनिया में क्या होता है कि अधिकांश लोग लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते। साहित्यकारों की एक बड़ी गंभीर समस्या है, उनका थिंकिंग का जो पैटर्न है वो बड़ा क्रिएटिव है, वो लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं होता। लॉजिकल का मतलब है कि क्या, क्यों, कैसे, ऐसे आप एक एल्गोरिदम जो होता है साइंटिफिक उसमें चले। क्रिएटिव में वैसा एल्गोरिदम नहीं बनता जैसा हम साइंटिफिक प्रोग्रामिंग में करते हैं। पर आप साहित्य तो लिख नहीं रहे, आप साहित्य का उत्तर लिख रहे हैं, और साहित्य का उत्तर लिखते हुए साहित्य की समझ आपकी वैज्ञानिक हो, तार्किक हो, यही अपेक्षा है। हर प्रश्न के उत्तर का एक तार्किक ढांचा लेके चलेंगे, उस ढांचे पर खेलते चलेंगे, सारे उत्तर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 ढांचे समझने हैं। पूरे साहित्य में कभी भी ये प्रश्न आए तो उसका उत्तर कैसे बनेगा, और वहां से हम शुरू करते हैं प्रेमचंद को। देखिए, जो प्रश्न है पेपर 2 के, वो क्या क्या प्रश्न होते हैं। प्रश्न पत्र 2 के प्रश्नों के प्रकार। साहित्य में एक प्रश्न हमेशा चलता है, पूरा साहित्य 2 शब्दों पर टिका हुआ है। कोई आपसे पूछेगा कि इस रचना की संवेदना पर विचार करें, कोई कहेगा इस रचना के शिल्प पर विचार करें, तो कभी कभी कोई कह देगा संवेदना और शिल्प पर विचार करें। कुल मिला के ये 2 ही शब्द हैं बस। अगर इन 2 शब्दों पर आपकी पकड़ है तो कोई भी रचना हो, पेपर 2 में, कविता में, गद्य में, कहीं उपन्यास, कहानी, नाटक, कुछ भी हो, सारे प्रश्न दरअसल इन 2 प्रश्नों में से ही आते हैं। ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो संवेदना के कुछ पहलुओं में से किसी एक पर पूछ लेंगे, या शिल्प के बहुत सारे पहलुओं में से किसी पर पूछ लेंगे। और तीसरा प्रश्न आता है तत्वों के आधार पर इस रचना की समीक्षा की। 3 ही चीजें। और तीसरा प्रश्न आमतौर पर पूछते नहीं है, पर यूपीएससी ने हाल में 1-2 बार पूछा है, तो हमें उसको भी एक नया ट्रेंड मान के चलते हैं। वरना आमतौर पर तत्व वाला एमए में पूछने का ट्रेंड ज़्यादा रहता है, यूपीएससी में कम था, पर पूछते हैं, अब तैयार नहीं। तो अगर आप 3 शब्दों को समझ गए, संवेदना क्या है, शिल्प क्या है और तत्व क्या है, तो बात खत्म हो जाएगी। तत्व हर विधा के अलग होते हैं, और कहानी के तत्व क्या है आप सबको याद ही है। अब बिना नोटबुक को देखे मैं जिससे कहूँगा बताई देंगे कौन कौन से नीचे देखेंगे नहीं, मैं सबको देख रहा हूँ, कुछ नीचे नहीं देख रहा है, इस सब नजर तो सामने रहनी चाहिए, है ना। तो फिर आप बता दीजिए कौन कौन से 6 तत्व हैं। वातावरण, भाषा शैली, आप डर गई हैं, डर में हंस रही हैं, है ना। तो आप बताइए, नहीं याद आ रहा। उद्देश्य, संवाद, भाषा शैली तो हो गया, यहाँ से आ गया। तत्व पे तो नहीं को नोट कर ले, संवाद के बाद बात या चरित्र हो गया, ठीक है। 5 हुए में भी बचा हुआ है। अच्छा, देखिए सामूहिक उत्तर में इतनी सुविधा है ना कि 100 में से 70 को ये वाला याद आ रहा है, 60 को ये वाला याद आ रहा है, सबने बोला, इससे महसूस होता है कि सबको याद है, क्योंकि है नहीं सबको याद।
सबको 3 याद आ रहे हैं, 6 नहीं याद आ रहे हैं। तो ये एक पहले से कर जाते हैं। 6 तत्व हैं। लिखने का सही क्रम है, उसमें उद्देश्य को पहले पे रखते हैं, फिर कथानक एवं कथा वस्तु उसको रखते हैं, फिर उसके बाद बहुत निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन हाँ पात्र चरित्र को नंबर 3 पर रख लीजिए, भाषा शैली नंबर 4 पर। उसके बाद आप संवाद या कथोपकथन, और कथोपकथन और भाषा बहुत क्लोज है, साथ में रख सकते हैं। और अंत में वातावरण। जब उपन्यास में आएंगे यही 6 हैं, बस वातावरण का नाम हो जाएगा देश काल वातावरण, बस इतना ही अंतर आएगा। और जब नाटक में आएंगे यही 6 रहेंगे, साथ में 7वां जुड़ जाएगा जिसका नाम है रंगमंच या अभिनेता। बस सारे तत्व याद हो गया आपको। तो अब शुरू करते हैं एक करके संवेदना। अगर कोई आपसे पूछे कि संवेदना बताइए, तो संवेदना में क्या बताना है, तो पहले देखते हैं कि संवेदना के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, मतलब किन किन शब्दों के माध्यम से प्रश्न आ सकता है, और उन सब का एक ही मतलब होता है। कोई पूछे कि इस रचना की वस्तु पर विचार करें, कुछ नहीं है संवेदना है, इसको नोट कर लीजिए, खाली देखिए मत। आप लोग ऐसे देखते रहते हैं, हाँ अच्छा है, अच्छा, इससे कोई हिमालय का सौंदर्य थोड़ा दिखा रहे हैं आपको, आप लिखिए उसको, वही शब्द में काम आएगा। जब रिविजन करेंगे तब ध्यान आएगा। अभी आप लोग छोटे हैं ना, आपको समझ नहीं आता कि लिखना है कि देखना है, ये नहीं दिमाग में आता है कि दोनों काम साथ भी हो सकते हैं, देखते हुए लिख भी लेना है, तो धीरे धीरे आएगा कोई। संवेदना वस्तु, वस्तु से पहले विषय लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विषय वस्तु। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द होता है कंटेंट। कंटेंट कभी कभी किसी समीक्षा में हो सकता है कोई लेखक देवनागरी लिपि में कंटेंट ही लिख देते हैं, आपको समझा नहीं। एक शब्द आपने बचपन में जरूर सुना होगा, प्रतिपाद्य। आपको याद नहीं है बचपन में, कोई बात नहीं। प्रतिपाद्य ऐसे भी लिख सकते हैं और यह ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जो इसमें से सुंदर लगे वो लिख दीजिए। बस ध मत लिख देना, जैसे गद्य का गद हो जाता है, जिससे वैसा मत लिखिएगा, ठीक है। प्रतिपाद्य। इसके अलावा वर्ण विचार या वर्ण भाव। वर्ण का मतलब क्या वर्णित किया है, वर्ण अपने आप में ऐसा खास शब्द नहीं है। विचार क्या है, भाव क्या है, और कभी कभी पूछ सकते हैं कि इस रचना में लेखक की विचारधारा क्या है। ये सारे प्रश्न एक ही है। मर्म, कहानी का मर्म क्या है, बहुत बढ़िया, कहानी का मर्म क्या है, तो मर्म पूछें तो भी आपको वही बता देना है। इन सब में बहुत हल्के हल्के अंतर है डेसिमल में, और उन पर बाद में जाएंगे। अभी आप इन सबको एक मान के चलिए, बिल्कुल चुनाव नहीं रहना, स्पष्ट है। आमतौर पर जो प्रश्न यूपीएससी पूछती है, भारतीय हिंदी साहित्य पूछते हैं, या तो संवेदना या प्रतिपाद्य या विषय वस्तु। इसके लिए एक शब्द और है, विचार है ना, विचार पक्ष, भाव पक्ष एक है, अनुभूति पक्ष। अनुभूति पक्ष तो विचार पक्ष, भाव पक्ष, अनुभूति पक्ष, इन सबका यही मतलब है। स्पष्ट हुआ यहाँ तक? अब आप सोच रहे हैं कि स्पष्ट तो क्या हुआ, नाम पता लगे बहुत सारे, समझ तो कुछ है नहीं अभी तक। अब सवाल है कि अगर पूछेंगे संवेदना तो उसमें लिखना क्या क्या है। ये तो पता लग गया कि इसके घर का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, बाजार का नाम क्या है, तो पता लग गया, और दोस्त शिशु किस नाम से बुलाते हैं ये पता लग गया, लेकिन लिखना क्या है संवेदना में, तो वो हम 3-4 बातें नोट कर देते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या लेखक ने उस कहानी या उस रचना में किसी विशेष दर्शन या विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो उसका जिक्र उस उत्तर में होना चाहिए। देखिए हर व्यक्ति का दर्शन होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग दार्शनिक यहाँ खड़ा करने पर? एक ने हाथ खड़ा किया, 2 हो गए, 2 दर्शन। पूछूंगा मैं दर्शन क्या है?
तैयार है एकदम? बहुत बढ़िया। अब क्लास में कुल मिला के 3 दार्शनिक बैठे, 4 हो गए, 5 हो गए, बहुत बढ़िया। लेकिन छिपे हुए दार्शनिक ऐसे करके हो रहे हैं कि चेहरा ना देखे, चेहरा सामने वाले के शरीर पे छिप जाए लेकिन हाथ दिख जाए कि हाँ हम भी दार्शनिक। 4 हो गए। ये इंटरव्यू का सवाल है बहुत फेमस, तो इसका उत्तर ये है कि हम सब दार्शनिक हैं। हम सबका अपना अपना दर्शन है, अपनी अपनी सोच है, अपने विचार है। हो सकता है कि मौलिक ना हो, आपने बहुत सारे दर्शनों को पढ़ने के बाद उनमें से कुछ अपने काम का निकाल लिया, वही आपका दर्शन, ठीक है। जब भी कोई पूछे कि आप दार्शनिक हैं, आप कहिए जी हाँ, बहुत गहरा नहीं हो लेकिन हाँ, अपने स्तर पर अपने काम चलाने के लिए अपना दर्शन मैनेज कर लेता हूँ, इतना है। जैसे आप में से कौन दार्शनिक नहीं है, अगर कोई बताना चाहे तो मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, कोई है आप में ऐसा? आप दार्शनिक नहीं है, ये बताइए कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? पता नहीं, आप अज्ञेयवादी हैं। अगर आप बोलते हाँ तो आप प्रत्ययवादी होते, आप कहते नहीं तो आप भौतिकवादी होते, आपने कहा पता नहीं आप अज्ञेयवादी। बस आपको पता नहीं था कि क्या दार्शनिक है ना। जैसे जैसे आपको ये नहीं पता था कि जन्म होता है कि नहीं फिर से, वैसे आपको ये भी नहीं पता था क्या दार्शनिक है, लेकिन आप निकले बड़े खतरनाक दार्शनिक है। ये बात सबसे मुश्किल से माना जाता है, वहां तक पहुंचना में लंबी साधना करनी पड़ती है, लेकिन देखिए पता भी नहीं चला और वहां पहुंच गए। तो इस सेंस में अच्छा, आप में से कितने लोग, जैसे आप पशु पक्षियों को मारना खा लेना ठीक है, बुरी बात है, तो गांधीवादी, अहिंसावादी, तो अहिंसा आपका दर्शन है। और दार्शनिक प्रश्नों पर दिमाग न लगाना, ये आपका दर्शन है। अगर पुनर्जन्म होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, भाड़ में जाए, यही है ना, मेरा भी यही है। जब नहीं पता तो मैं क्यों तुक्के लगाऊं, छोड़ो, ये जीवन जीते हैं आराम से, क्या मतलब। पश्चिम में एक बड़ा महान दार्शनिक हुआ जर्मनी में, कांट नाम का, इमैनुअल कांट, ये उसका दर्शन है जो आप बता रहे हैं। और कांट की ख्याति आपको पता नहीं कैसी है। जैसे हिंदी साहित्य में शुक्ल जी है ना, वैसे पश्चिमी वर्ष में कांट है। किस तौर की सलामी आती है, उसका नाम आते हैं। उसने ये बात कही थी जीवन पर पढ़ने के बाद, जो आपने कह दी ऐसे ही समझ रहे। तो पहली बार दिमाग में क्या रखना है, आप सबका दर्शन है, आप सबका लेखक का भी होगा ही होगा। हो सकता है कि लेखक किसी दर्शन या किसी विचारधारा का सैद्धांतिक समर्थन न करता हो, पर बहुत सारी विचारधाराओं के कुछ कुछ हिस्सों से प्रभावित होकर उसने अपना दर्शन बनाया हो।